गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। फाइन। आज का जो अपना टॉपिक है, जो कि कल हमने पीछे छोड़ा था, आपको पता भी होगा कि कल जो हम पढ़ रहे थे स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे किसकी, कोशिका झिल्ली की जो स्ट्रक्चर है उसे हम देख रहे थे। ठीक है, डायग्राम आप सभी ने बना ही लिया होगा जो हमने बताया था आपको उस प्रकार से। ठीक है, तो कोशिका झिल्ली की स्ट्रक्चर यानी कि उसकी जो संरचना होती है उसके संबंध में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था सिंगर व निकोलसन। सिंगर और निकोलसन के द्वारा गया मॉडल जो था वो हम पढ़ रहे थे, और इस मॉडल की क्या विशेषताएं होती है, ये जो चित्र है इस चित्र के नीचे, ठीक है, जो आपने बनाया होगा डायग्राम अपनी नोटबुक के अंदर, उससे नीचे हमें लिखना स्टार्ट करना है। हम पढ़ेंगे सिंगर और निकोलसन के जो मॉडल है उसकी विशेषताओं के बारे में, कि वो मॉडल जो होता है वो किस प्रकार से व्याख्या करता है कोशिका झिल्ली की स्ट्रक्चर की। ठीक है, और क्या बताया उन्होंने, लिखना शुरू कीजिए। आप जानते हैं कि सिंगर और निकोलसन के द्वारा दिया गया ये मॉडल कब प्रकाशित हुआ था? 1972 में। शायद ये लाइन आपने नोट कर ली हो गई। ठीक है, तरल मोज़ेक मॉडल सिंगर व निकोलसन द्वारा तरल मोज़ेक मॉडल सिंगर व निकोलसन द्वारा 1972 में प्रस्तुत किया गया। ओके, प्रस्तुत किया गया किसके द्वारा? सिंगर और निकोलसन के द्वारा। समझ रहे हो आप? नेक्स्ट, अगर हम इसकी बात करें तो इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि कोशिका कला लिपिड की बनी हुई, ध्यान रखना इस लाइन को, इंपॉर्टेंट है। क्या? कोशिका कला लिपिड की बनी हुई, लिपिड की बनी हुई कैसी कला होती है? दोहरी कला। किसकी बनी होती है? लिपिड की बनी हुई द्विआण्विक परत है। ध्यान रखना, कैसी है? द्विआण्विक परत है। कोशिका कला लिपिड की बनी हुई द्विआण्विक परत है। किसके अनुसार? अकॉर्डिंग टू तरल मोज़ेक मॉडल जो प्रपोज किया गया था सिंगर और निकोलसन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि कोशिका कला जो लिपिड की एक बनी हुई द्विआण्विक परत होती है, इसके अंदर और क्या विशेषता होती है कि लिपिड की दोनों परतों के बाहर की ओर, ये तो आप मॉडल के अनुसार जानते ही हैं। ठीक है, लिपिड की दोनों परतों के बाहर की ओर किसकी? प्रोटीन की, प्रोटीन से बनी दोनों तरफ, ठीक है, ऊपर भी और नीचे की तरफ भी लिपिड, ये दो लिपिड की दोनों परतों के बाहर की ओर प्रोटीन से बनी एक एक परत पाई जाती है। दोनों तरफ एक एक परत उपस्थित होती है, ऊपर भी और नीचे भी। ये चित्र के अनुसार हम देख चुके हैं कि बाहर प्रोटीन से बनी हुई दोनों तरफ एक एक परत होती है जिन्हें बाह्य प्रोटीन कहा जाता है। ठीक है, दोनों साइड में कैसे प्रोटीन होते हैं? वो बाह्य पाई जाती है, जिसे कैसा प्रोटीन कहते हैं? जिसे बाह्य प्रोटीन कहते हैं। बाह्य प्रोटीन
कहलाता है वो, ठीक है। और आंतरिक प्रोटीन भी पाई जाती है पूर्ण रूप से धसी हुई, आपने देखा होगा चित्र के अनुसार, चित्र को देखिए एक बार, ठीक है। और क्या कह सकते हैं कि लिपिड परत में कुछ प्रोटीन अंदर तक धसी रहती है, भीतर तक, ठीक है। लिपिड परत में कुछ प्रोटीन अंदर धसी होती हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं बताइए। लिपिड के अंदर या लिपिड की जो परत होती है उसमें कुछ प्रोटीन अंदर तक धसी रहती हैं, जिन्हें आंतरिक प्रोटीन कहते हैं। क्या बोलते हैं? इंटीग्रल प्रोटीन या आंतरिक प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। ये चित्र के अनुसार आपको नजर आ रहा है। इसके अलावा क्या लिख सकते हैं कि लिपिड की परत में कोलेस्ट्रॉल भी उपस्थित होता है। लिपिड की परत में, जो कि बाइलेयर्ड होती है, लिपिड की परत में क्या उपस्थित होता है? कोलेस्ट्रॉल भी उपस्थित होता है। उपस्थित होता है, ध्यान रखना। ये तरल मोज़ेक मॉडल जो कि सिंगर और निकोलसन के द्वारा दिया गया था, उसकी क्या है डिस्क्रिप्शन है, उसकी व्याख्या है कि क्या बताया गया था सिंगर और निकोलसन के द्वारा कि कोशिका झिल्ली जो होती है उसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो किस प्रकार की होती है। तो आपसे पूछे कि कोशिका झिल्ली मोस्टली किसकी बनी होती है, तो क्या बताएंगे कि कोशिका झिल्ली लिपिड्स की और प्रोटीन से बनी हुई, ठीक है, प्रोटीन की बनी हुई होती है। कि लिपिड के बारे में पूछेंगे तो लिपिड जो हमारी जो कोशिका झिल्ली होती है वो लिपिड से बनी हुई एक द्विआण्विक परत होती है, मॉलिक्यूलर बाइलेयर होती है। और साथ ही साथ इस जो लिपिड्स की जो दो परतें होती हैं, इन दोनों परतों के ऊपर और नीचे प्रोटीन की भी एक परत इनके अंदर पाई जाती है। प्रोटीन्स यहाँ जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो दोनों साइडों में पाए जाने वाले बाह्य प्रोटीन होते हैं और कुछ प्रोटीन आंतरिक रूप से धसे हुए होते हैं। साथ ही साथ जो लिपिड्स की जो द्विआण्विक परत आपको नजर आ रही है चित्र के अंदर, ठीक है, जो डायग्राम आपने बनाया है उसके अंदर कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल भी क्या होता है उपस्थित होता है। ये मॉडल, इसके साथ साथ अब अगर हम बात करें कि लिपिड की जो बाइलेयर जो परत होती है या द्विआण्विक जो परत होती है, ठीक है, उसके दो सिरे होते हैं, एक तो जलरागी सिरा होता है और एक जल विरागी सिरा होता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपने नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो क्या कह सकते हैं कि लिपिड्स की जो परत होती है, मध्य जो परत होती है लिपिड की बीच वाली, ठीक है, लिपिड में कौन सा लिपिड उपस्थित, अगर आपसे पूछा जाए कि कोशिका झिल्ली में उपस्थित जो लिपिड्स है वो कौन सा होता है, तो क्या बताएंगे आप? वो होता है माय डियर स्टूडेंट फास्फोलिपिड्स। क्या होता है? वो होता है फास्फोलिपिड का जो चित्र है, डायग्राम है, उसे देखने की कोशिश कीजिए। लिपिड परत में, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? लिपिड परत में स्थित कौन सी? फास्फोलिपिड। ध्यान रखना इस लाइन को, आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी लिपिड उपस्थित होती है, तो आप क्या बताएंगे? फास्फोलिपिड उपस्थित होती है। तो लिपिड परत में स्थित फास्फोलिपिड अणुओं के कितने? दो छोर होते हैं या फिर दो सिरे होते हैं, ठीक है, दो छोर होते हैं। कितने छोर होते हैं? दो छोर होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 जल रागी सिरा, ध्यान रखना, और दूसरा होता है जल विरागी सिरा, ठीक है, जल रागी सिरा और जल विरागी सिरा,
ठीक है। ये दोनों किधर किधर स्थित होते हैं, ये आप जानते हैं कि जो जलरागी भाग होता है जिसे हम शीर्ष कहते हैं, जो कि हमेशा प्रोटीन परत की ओर होता है। ठीक है, ये वाला जलरागी जो शीर्ष है डियर स्टूडेंट, वो किधर होता है, प्रोटीन की जो परत होती है उधर स्थित होता है, ये ध्यान रखना। और जल विरागी सिरा मध्य की ओर स्थित होता है। डायग्राम को एक बार फिर मैं कच्चे चित्र के रूप में समझाने की कोशिश करता हूँ। इस तरह से आपने देखा होगा कि यूं परत जो होती है वो कुछ इस प्रकार से हमें नजर आती है। ठीक है, इस तरह की परत हमें नजर आ रही है और हमने अल्ट्रा स्ट्रक्चर को देखा था इसकी अच्छी तरह से। इस तरह की परत आपको नजर आती है। तो डियर स्टूडेंट, ये क्या है, ये तो लिपिड्स बाइलेयर होती है। ठीक है, क्या है, बाई लेयर ऑफ लिपिड, किसकी, लिपिड्स की बनी हुई एक द्विस्तरीय परत होती है। और इसके ये जो गोल गोल आपको नजर आ रहे हैं, ये जो परत होती है ये क्या होती है, प्रोटीन की परत होती है। क्या होती है, प्रोटीन की परत होती है, जो कि लिपिड की परत के दोनों ओर स्थित होती है, ऊपर भी और नीचे की तरफ भी। अब हम बात कर रहे हैं कि लिपिड जो परत होती है, यानी कि बीच वाली जो परत है, इसमें स्थित जो फास्फोलिपिड अणु होते हैं, एक अणु को मैं यदि बाहर निकाल लूँ तो फास्फोलिपिड अणु इस प्रकार का नजर आ रहा है आपको। तो ये जो फास्फोलिपिड अणु है, इसके दो छोर होते हैं। ठीक है, एक होता है जलरागी शीर्ष, ये ऊपर वाला, और एक जलरागी पुच्छ होता है, जल विरागी पुच्छ होता है, या जल विरागी पुच्छ कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि जलरागी जो शीर्ष होता है वो तो प्रोटीन की परत की ओर होता है, यानी कि ये जो है, ये वाला ऊपर वाला जो हिस्सा है, ये वाला इसका, ये तो क्या कहलाता है, जलरागी शीर्ष कहलाता है, ये वाला दोनों तरफ। ठीक है, और ये जो मध्य की तरफ होते हैं इसके भाग, ये वाले दोनों, ये क्या कहलाते हैं, जल विरागी पुच्छ कहलाते हैं, जो कि मध्य की तरफ रहते हैं। ठीक है, तो ये तरल मोज़ेक मॉडल था जो कि दिया गया था किसके द्वारा, जो कि सिंगर और निकोलसन के द्वारा दिया गया था। आई होप आपको सिंगर और निकोलसन का जो मॉडल है वो बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया होगा। और अब हम आगे चलते हैं, हम बात करते हैं कि जो कोशिका झिल्ली होती है उसके कार्यों की, कि कोशिका जो झिल्ली होती है वो क्या क्या कार्य कंप्लीट करती है। ठीक है, आ गया समझ में। कोशिका झिल्ली के कार्य, ठीक है, तो पहला जो काम निपटाती है कोशिका झिल्ली, बड़ा इंपॉर्टेंट कार्य करती है। और वो कार्य क्या होता है कि इसकी, आप जानते हैं कि झिल्ली की तरलीय प्रकृति होती है। ठीक है, झिल्ली की कैसी होती है प्रकृति, तरलीय प्रकृति होती है अकॉर्डिंग टू तरल मोज़ेक मॉडल। ठीक है, जो कि सिंगर और निकोलसन के द्वारा दिया गया था। हम लिख सकते हैं कि झिल्ली की तरलीय प्रकृति के कारण, कैसी प्रकृति के कारण, तरलीय प्रकृति के कारण ये क्या क्या काम करती है, यह कोशिका वृद्धि, अंतरकोशिकीय संयोजन का निर्माण, किस किस का कार्य करती है ये के कारण, यह कोशिका वृद्धि, ध्यान रखना, किसका काम करती है, कोशिका वृद्धि का कार्य करती है। अंतरकोशिकीय संयोजन, दूसरा कार्य क्या निपटा रही है, अंतर कोशिकीय संयोजन, यानी कि दो कोशिकाओं के मध्य आपस में उन्हें जोड़ने का कार्य करती है। कोशिका वृद्धि का कार्य करती है, श्रावण का कार्य करती है, कोशिका विभाजन का कार्य करती है। ठीक है, साथ ही साथ किसका काम करती है, श्रवण। बहुत सारे पदार्थ जो होते हैं वो कोशिका झिल्ली के द्वारा क्या किए जाते हैं, सेक्रेशन किया जाता है, उनका श्रवण किया जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ श्रवण के अलावा ये काम किसका करती हैं, कोशिका विभाजन का कार्य करती है। ठीक है, कोशिका विभाजन का कार्य करती है। ध्यान रखना कि
बहुत सारे कार्य निपटा रही है। इसकी तरलीय प्रकृति के कारण से क्या क्या काम कर रही है? कोशिका वृद्धि, ठीक है, अंतरकोशिकीय संयोजन, श्रावण, कोशिका विभाजन आदि ये सारे कार्य निपटाती है। साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण कार्य करती है, उसे नंबर 2 डालकर आप लिख सकते हैं कि कोशिका झिल्ली जो होती है वो किसका काम करती है? डियर स्टूडेंट, वो कार्य करती है परिवहन का। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हैं? परिवहन का। कोशिका झिल्ली परिवहन का कार्य भी करती है। महत्वपूर्ण कार्य करती है, ऐसे कर लो। ठीक है, परिवहन का महत्वपूर्ण कार्य करती है कंप्लीटली। एक बहुत ही बढ़िया कार्य कोशिका झिल्ली परिवहन का, ट्रांसपोर्टेशन का एक महत्वपूर्ण कार्य करती है। क्या होता है इसके अंदर? इसके अंदर होता है कि झिल्ली के दोनों तरफ मिलने वाले कुछ अणुओं का आवागमन करने का कार्य करती है, महत्वपूर्ण कार्य करती है। यह झिल्ली के दोनों तरफ, ये दोनों तरफ मतलब बाहर भी और भीतर भी, कोशिका झिल्ली, यह झिल्ली के दोनों तरफ स्थित जो अणु होते हैं, किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, प्रोटीन के, फास्फोरस के, वसा के, कैल्शियम, पोटेशियम, ठीक है, दोनों तरफ स्थित अणुओं के लिए चयन, यह झिल्ली के दोनों तरफ स्थित अणुओं के चयनात्मक पारगम्य का कार्य करती है। समझ गए? किसका कार्य कर रही है? चयनात्मक पारगम्यता का, यानी कि सेलेक्टिवली, यहाँ पर कोशिका झिल्ली किसका कार्य कर रही है? सेलेक्टिवली परमीएबल का कार्य कर रही है, एक चयनात्मक पारगम्य झिल्ली का कार्य कर रही है। ठीक है, चयनात्मक पारगम्यता का मतलब क्या है कि हमेशा जो कोशिका झिल्ली होती है वो अपने से होकर केवल कुछ विशेष अणुओं को ही पार जाने देती है। ठीक है, सभी प्रकार के अणुओं को अपने से पार होकर नहीं जाने देती है। ठीक है, तो यही स्थिति होती है इसकी, चयनात्मक पारगम्यता का कार्य करती है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि कुछ अणु तो ऐसे होते हैं, कुछ अणु ऐसे होते हैं जिनको कोशिका झिल्ली से पार जाने के लिए, कुछ अणु ऐसे होते हैं जिन्हें कोशिका झिल्ली से पार जाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। इस तरह का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, इस तरह का जो परिवहन होता है वो निष्क्रिय परिवहन कहलाता है। और अगर अणुओं को झिल्ली के दोनों तरफ बाहर और भीतर जाने के लिए अगर एनर्जी की आवश्यकता पड़ रही है, अगर ऊर्जा की आवश्यकता पड़ रही है, तो डियर स्टूडेंट वो हो जाता है सक्रिय परिवहन। क्या हो जाता है? सक्रिय परिवहन। हालांकि अकॉर्डिंग टू सिलेबस, आपके सिलेबस के अनुसार परिवहन के बारे में केवल इतना ही बता रखा है, निष्क्रिय और सक्रिय परिवहन के बारे में, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो ये जो प्रोसेस होती है ये काफ़ी जटिल प्रोसेस होती है। ठीक है, और इन्हें एंडोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस प्रकार से समझाया जाता है, जिसका जिक्र आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, सो आज जो है वो हम झिल्ली के कार्यों में ये दो चीज़ें ही पढ़ते हैं कि झिल्ली जो है मोस्टली क्या क्या कार्य करती है। तरलीय प्रकृति के कारण बहुत सारे कार्य निपटान कर देती है, कोशिका वृद्धि का कार्य करती है, अंतराकोशिकीय संयोजन का कार्य करती है, श्रावण का, कोशिका विभाजन में मदद करती है। ठीक है, साथ ही साथ परिवहन का भी कार्य कर रही है। परिवहन का मतलब ये होता है कि झिल्ली के दोनों तरफ स्थित जो अणु होते हैं वो झिल्ली में आसानी से आ रहे हैं, जा रहे हैं। ठीक है, इसके लिए कौन से अणु आएंगे, कौन से अणु नहीं आएंगे, ये सारा जो कार्य है ये किसका है? ये हमारी कोशिका झिल्ली का है, इसलिए इसे हम चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी बोलते हैं। अर्ध पारगम्य झिल्ली के साथ साथ हमारी जो कोशिका झिल्ली होती है वो चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहलाती है। क्यों? क्योंकि इससे सेलेक्टिव जो एलिमेंट्स होते हैं केवल वही आर पार जा सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको कोशिका झिल्ली कंप्लीटली समझ में आ गई होगी। इसे स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं या पॉज करके लिख लिया करो। ओके, तो पहला जो हमारा कोशिकांग है कोशिका झिल्ली वो आज हम कंप्लीट कर चुके हैं। और दूसरा जो कोशिकांग है अब हम उसकी बात करते हैं
दूसरा जो हमारा कोशिकांग है डियर स्टूडेंट, वो है कोशिका भित्ति। नंबर 2 लिख लेना इसके ऊपर, क्या है, कोशिका भित्ति। और आप जानते हैं कि कोशिका भित्ति केवल किन में पाई जाती है? कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, शैवालों में पाई जाती है, कुछ कवकों में उपस्थित होती है, जिनकी जो एक प्रकार से ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो इनका जो संगठन होता है वो सभी में डिफरेंट होता है। उसके बारे में भी आज हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कोशिका भित्ति की परिभाषा। तो डियर स्टूडेंट, परिभाषा क्या होगी कि जीवद्रव्य झिल्ली या कोशिका झिल्ली के बाहर, ठीक है, पादप कोशिकाओं में या पौधों में, ठीक है, परिभाषा क्या लिखेंगे, पौधों में जीवद्रव्य झिल्ली के बाहर की ओर, जीवद्रव्य झिल्ली के इधर बाहर की ओर पाई जाने वाली दृढ़ या बाहर की ओर पाया जाने वाला, ऐसे लिख लो, पाया जाने वाला दृढ़ निर्जीव, ठीक है, डेड होता है ये, और क्या कहें, पारगम्य आवरण कोशिका भित्ति कहलाता है। क्या कहलाता है? कोशिका भित्ति कहलाता है, राइट। केवल पौधों में ही नहीं, कुछ कवकों में भी कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, ठीक है। शैवाल तो एक्चुअल में पेड़ पौधे होते ही हैं। तो हम कह सकते हैं कि पौधों में जीवद्रव्य झिल्ली के बाहर की ओर पाया जाने वाला एक दृढ़, निर्जीव और पारगम्य जो आवरण होता है वो क्या कहलाता है? कोशिका भित्ति कहलाता है। कोशिका झिल्ली के बाहर की ओर पाया जाने वाला जो ये आवरण है, ये आपको जो नजर आ रहा है, ये जो आवरण होता है डियर स्टूडेंट, यही आवरण क्या कहलाता है? ये सेल वॉल कहलाता है, यानी कि क्या कहलाता है? कोशिका भित्ति कहलाता है। क्या कहलाता है? कोशिका भित्ति कहलाता है, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि कोशिका झिल्ली जो होती है वो उसकी संरचना कैसी होती है, ठीक है। कोशिका भित्ति, सॉरी, टोपी डाल लेना। कोशिका भित्ति की संरचना, कोशिका भित्ति की स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो मोस्टली कोशिका भित्ति किस चीज से मिलकर बनी होती है, कहाँ और कब कैसे पाई जाती है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं? कोशिका भित्ति की स्ट्रक्चर लिखिए, कोशिका भित्ति का निर्माण, संरचना को हम निर्माण के रूप में पढ़ते हैं। कोशिका भित्ति का जो निर्माण होता है, ठीक है ना, कोशिका भित्ति का निर्माण निम्न प्रकार से होता है, ठीक है। कुछ इसके चरण होते हैं कि कोशिका भित्ति जो होती है उसकी संरचना जो होती है, स्ट्रक्चर जो होती है, उसको समझने के लिए इसका जो फॉर्मेशन होती है, इसका जो निर्माण होता है वो कुछ चरणों में कंप्लीट होता है। इनमें नंबर 1 है मध्य पटलिका का निर्माण, मध्य पटलिका का निर्माण, यानी कि सबसे पहले कोशिका भित्ति की स्ट्रक्चर में जो नजर आती है वो चीज क्या होती है? मध्य पटलिका होती है, जो कि कोशिका विभाजन के समय बनना शुरू हो जाती है, ठीक है। मध्य पटलिका का निर्माण। नंबर 2 प्राथमिक भित्ति का निर्माण, नंबर 2 प्राथमिक भित्ति का निर्माण, ठीक है, प्राथमिक भित्ति का निर्माण। नंबर 3 द्वितीयक भित्ति का निर्माण, ठीक है, द्वितीयक भित्ति का
निर्माण इन 3 चरणों में कंप्लीट होती है। इसकी स्ट्रक्चर, इसका निर्माण किस किस में, सबसे पहले मध्य पटलिका यानी कि मिडल लैमेला का निर्माण होता है, मध्य पटलिका का निर्माण होता है, फिर प्राइमरी जो वॉल होती है वो बनती है, फिर सेकेंडरी वॉल बनती है, द्वितीयक भित्ति बनती है। ठीक है, मध्य जो पटलिका होती है इसका जो निर्माण होता है डियर स्टूडेंट, वो कोशिका विभाजन के समय होता है। कब होता है? कोशिका विभाजन के समय, ध्यान रखना, के समय होता है। ठीक है, दूसरी चीज क्या नोट करेंगे, इसी के सामने आप नोट कर सकते हैं, एक एक लाइन छोड़ देना बीच में, कि मध्य पटलिका जो होती है वो किस किस से मिलकर बनी हुई होती है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आसन्न कोशिकाओं से बीच बनने वाली स्ट्रक्चर होती है, और मध्य पटलिका का जो निर्माण होता है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट से होता है, ध्यान रखना। ठीक है, अलग अलग आप लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, यहाँ तक नोट कर लिया था। ठीक है, ये 3 नाम भी आपने लिख लिए होंगे, मैं इनको मिटा देता हूँ, फिर से लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। नंबर 1 मध्य पटलिका, ठीक है, का निर्माण, इसमें क्या लिखेंगे, इसका निर्माण कोशिका विभाजन के समय होता है। कोशिका विभाजन के समय होता है। यह है परत कैल्शियम, सिंबल लिख रहा हूं, वह मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी होती है। कैल्शियम व मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी होती है। ठीक है, ध्यान रखना क्या कहा गया है कि मध्य पटलिका जो होती है वो उसका निर्माण कब होता है, कोशिका विभाजन के समय होता है, और ये जो परत होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट जो होते हैं उनसे मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है, यह 2 आसन्न यानी कि एक दूसरे से चिपकी हुई जो कोशिकाएं होती हैं उनको जोड़ने का कार्य करती है। यह 2 आसन्न कोशिकाओं को जोड़ने का कार्य करती है, ध्यान रखना। ठीक है, क्या काम कर रही है, 2 जो आसन्न कोशिकाएं होती हैं आपस में उनको जोड़ने का कार्य करती है। नंबर 2 प्राथमिक भित्ति, प्राथमिक भित्ति का जो निर्माण होता है वो मध्य पटलिका के बाहर की ओर होता है। ठीक है, यह है मध्य पटलिका के बाहर की ओर बनती है, और इसका जो निर्माण होता है डियर स्टूडेंट वो पैक्टिन, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज के कारण होता है। ठीक है, इसका निर्माण किस किस के द्वारा होता है, पैक्टिन, सेलुलोज व हेमिसेलुलोज द्वारा होता है। ठीक है, मध्य पटलिका किससे मिलकर बन रही थी, कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट से, जबकि जो प्राथमिक भित्ति होती है वो किससे मिल रही है, बन रही है, पैक्टिन, सेलुलोज और हेमिसेलुलोज द्वारा इसका निर्माण हो रहा है। अब अगर हम बात करें इसकी द्वितीयक भित्ति की, इसके बाद किसका निर्माण होता है, द्वितीयक भित्ति का निर्माण होता है। बहुत कम चांस होते हैं द्वितीयक भित्ति की वृद्धि। ठीक है, और द्वितीयक वृद्धि जो भित्ति होती है वो कब बनती है, इसमें लिख सकते हैं कोशिका की वृद्धि समाप्त होने पर, कोशिका की वृद्धि समाप्त
होने पर द्वितीयक भित्ति बनती है। द्वितीयक भित्ति बनती है, ध्यान रखना। कब बनती है? जब कोशिका की वृद्धि कंप्लीट हो जाती है और इसका जो निर्माण होता है वो लिग्निन के जमाव से होता है। ठीक है, इसका निर्माण लिग्निन के जमाव से होता है। राइट, बिल्कुल सही है। तो ये हमारी कोशिका भित्ति की संरचना को समझने के लिए उसके निर्माण की प्रोसेस को हमने पढ़ा। सबसे पहले मध्यपटलिका बनेगी, जो कि कोशिका विभाजन के समय बनती हैं। जब एक कोशिका से दो कोशिकाएं बननी शुरू होती हैं तो उन दोनों कोशिकाओं के मध्य सबसे पहले बनने वाली एक पादप कोशिका में दो कोशिकाओं के, एक कोशिका के विभाजन के पश्चात बनने वाली जो दो कोशिकाएं होती हैं उनके मध्य बनने वाली जो पहली परत होती है डियर स्टूडेंट, वो मध्यपटलिका होती है और उसका निर्माण होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट के द्वारा। इसके पश्चात मध्यपटलिका के ऊपर जो होता है वहाँ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और किसका पैक्टिन का जमाव शुरू हो जाता है, जिससे निर्माण होता है प्राथमिक भित्ति का। ठीक है, और जब कोशिका की वृद्धि कंप्लीटली समाप्त हो जाती है, ठीक है, पूर्ण रूप से जितने आकार प्राप्त करना है उतना कर लेती है, तो उसके पश्चात प्राथमिक भित्ति के ऊपर लिग्निन के जमाव के कारण किसका निर्माण हो जाता है? द्वितीयक भित्ति का निर्माण हो जाता है। ये है हमारी कोशिका भित्ति। ठीक है, आई होप आपको कोशिका भित्ति जो है वो बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अगर हम कार्य की बात करें कि कोशिका भित्ति के कार्य क्या क्या हैं, तो दो तीन कार्य भी निपटा देती है ये साथ के साथ। ठीक है, क्या क्या काम करती है कोशिका भित्ति के कार्य? फंक्शन ऑफ सेल वॉल, पहला कार्य करती है यांत्रिक सहारा देने का कार्य करती है। कोशिका जो हमारी कोशिकाएं होती है उनको क्या करती है? एक यांत्रिक सहारा देती हैं। कोशिका भित्ति कोशिका को यांत्रिक जो जैसे रगड़ खाना इस तरह की जो है ना हानियों से बचाती है, ऐसे लिख लेना, यांत्रिक हानियों से बचाती है, पहला कार्य। ठीक है, कोशिका भित्ति जो होती है वो हमारी जो कोशिका होती है उनसे किससे बचाती है? जो यांत्रिक हानियां होती है, जैसे बहुत जोर से हवा चल रही है, अब पेड़ किसी से रगड़ खा रहा है, ठीक है ना, ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो कोशिका होती है हमारी, उस कोशिका की रक्षा करने का कार्य करती है। दूसरा, यह संक्रमण से बचाती है कोशिका को। यह कोशिका को किससे बचाती है? वायरस आदि जो होते हैं, बैक्टीरिया आदि होते हैं, उनके संक्रमण से बचाती है। किससे बचा रही है? कोशिका को संक्रमण से बचाती है। ठीक है, किससे बचाती है? संक्रमण से बचाती है। और तीसरा कार्य अगर बात करें तो वो क्या है? यह कोशिकाओं के बीच आपसी संपर्क बनाए रखती है। नंबर 3, यह कोशिकाओं के मध्य आपसी संपर्क बनाए रखती है। ठीक है, जो दो कोशिकाएं होती हैं उनके बीच में आपस में संबंध बनाए रखती है। क्यों? इसका रीजन मैं बता देता हूं आपको कि जो मध्य पटलिका होती है डियर स्टूडेंट, जो कौन सी पटलिका होती है? मध्य जो पटलिका होती है उसके अंदर छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं? छिद्र पाए जाते हैं, और इन छिद्रों को प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। याद रखना, प्लाज्मो क्या बोलते हैं? डेस्माटा कहते हैं। याद रखना इस शब्द को, बहुत काम में आने वाला है आपके, कि मध्य पटलिका जो होती है वो कहीं कहीं से क्या हो जाती है? टूट जाती है, टूटी फूटी होती है। ठीक है, तो उनके बीच में छोटे छोटे छिद्र बन जाते हैं, और डियर फ्रेंड ये छिद्र क्या कहलाते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा कहलाते हैं। और इन्हीं
छिद्रों के माध्यम से या प्लाज्मोडेस्माटा के माध्यम से ही एक कोशिका से दूसरी कोशिका में अणुओं का क्या होता रहता है, आवागमन होता रहता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक कोशिका है, इसके समीप दूसरी कोशिका, दोनों कोशिकाओं की भित्ति के मध्य में क्या पाए जाते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा पाए जाते हैं, और इन्हीं प्लाज्मोडेस्माटा के माध्यम से एक कोशिका से दूसरी कोशिका में अणुओं का क्या चलता रहता है, आवागमन चलता रहता है, परिवहन चलता रहता है। ठीक है, आवश्यकता अनुसार। राइट, तो ये हमारी जो झिल्ली थी उसके कार्य थे, सॉरी हमारी जो कोशिका भित्ति थी उसके कार्य थे। इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ लिया। ओके, नेक्स्ट जो कोशिकांग है वो हम कल के वीडियो में शुरू करेंगे। आज जो हमने कोशिका झिल्ली की जो सिंगर और निकोलसन के मॉडल को फिर से समझा, साथ ही साथ हमने समझा कोशिका भित्ति को। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इसे शेयर कीजिए, याद कीजिए, पढ़िए, नोटबुक में लिखिए। ठीक है ना, सभी जानकारियाँ आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड बाय।